हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज की इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन लोगों ने चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आप सभी की एक भी क्लास छूटने ना पाए, आप सभी को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपसे पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है और इसे बताने का प्रयास कीजिए। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक अभ्रक भंडार है? आप सभी लोग बताइए कि किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक अभ्रक भंडार है। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? बिहार। बिहार राज्य जो है अभ्रक का सबसे अधिक भंडार वाला राज्य माना जाता है। ठीक है। और अभ्रक का इस्तेमाल ज्यादातर विद्युत उपकरण, रेडियो और वायुयान, और बात करें यहाँ पर औषधि निर्माण की तो इन चीजों में की जाती है। और टेलीफोन हो गया, नेत्र रक्षक जो चश्मे होते हैं, इसमें भी अभ्रक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो ये जो है बिहार राज्य में सबसे अधिक मात्रा में इसका भंडार है। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदारी पूर्ण खपत और उत्पादन से संबंधित है? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदारी पूर्ण खपत और उत्पादन से संबंधित है? तो दोस्तों, यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा SDG 12, यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बात करें SDG 12, ये जो है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदारी पूर्ण खपत और उत्पादन से संबंध रखता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि SDG 12 में उपभोग और उत्पादन के जो संवहनीय स्वरूप है उसे सुनिश्चित और निर्धारित किया भी गया है इसमें। ठीक है, तो आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मौजूदा चोल मंदिरों में एक नहीं है? आपको बताना है कि इनमें चार मंदिरों के नाम दिए गए हैं इस प्रश्न में। आपको बताना है इन चारों मंदिरों में कोई एक ऐसा मंदिर है जो चोलों के मंदिरों में नहीं गिना जाता है। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। कंफारेश्वर यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को बताया है। और यदि बात करें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी की, तो आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिए। ये जो है भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। बृहदेश्वर मंदिर जो है, बड़ा मतलब सबसे ऊंचा मंदिर। यदि बात करें बृहदेश्वर मंदिर, ये एक शिव जी की मंदिर है। तो ये जो है भारत का सबसे ऊंचा मंदिर है जिसकी ऊंचाई 111 फीट है। आप सभी लोग ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कंफारेश्वर जो है ये चोलों के मंदिरों में शामिल नहीं है और अब इसका अस्तित्व भी नहीं रहा। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों, यदि बात करें गेहूं उत्पादन का सबसे बड़ा देश, तो गेहूं उत्पादन में आपको मैं बताना चाहूंगा कि भारत जो है दूसरे दूसरे स्थान पर आता है गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में। कह दो, आवाज धीमा कर दे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो चीन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका चीन है, ये जो है विश्व में गेहूं उत्पादन का सबसे बड़ा देश है। और मैं बताना चाहूंगा कि गेहूं जो है वो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, क्योंकि गेहूं जो है इससे बहुत सारी ऐसी खाद्य वस्तुएं बनाई जाती हैं जो कि आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में डेली इस्तेमाल करते हैं। चाहे बिस्किट हो गया, चाहे आप ब्रेड खाते हैं, तो बहुत सारे खाद्य पदार्थ जो है वो आपके गेहूं से ही रिलेट करते हैं। तो इसीलिए गेहूं जो है
पूरे विश्व में सबसे अधिक मात्रा में उगाई जाती है और सबसे ज्यादा चीन में और दूसरे स्थान पर आपका अपना भारत। चलिए अगला प्रश्न है कि विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का नाम है? बताइए विक्रमादित्य जो है ये किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? तो दोस्तों विक्रमादित्य जो है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। इनका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन्हीं का नाम है विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई थी? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जो है व्यंपगत का सिद्धांत, यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये नीति जो है इन्होंने अपनाई थी व्यंपगत का सिद्धांत, और इस सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे राज्यों को अपने में शामिल किया था। बहुत सारे शहरों को, जैसे झांसी को उन्होंने सन 1853 में अपने अंग्रेजी शासन में शामिल किया था, अंग्रेजी साम्राज्य में। और बात करें उदयपुर की, तो उन्होंने उदयपुर को भी 1852 में जो है अपने अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल किया था। और इसने क्या किया था, सन 1949 में जो है जैसे जैतपुर, संबलपुर, ये प्रमुख क्षेत्र जो भारत के थे, इसको अपने अंग्रेजी राज्य में शामिल किया था, साम्राज्य में शामिल किया था। तो कौन सी नीति अपनाई थी? व्यंपगत का सिद्धांत। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? तो यदि बात करें दोस्तों नागालैंड से कौन सी जनजाति संबंधित है, तो यहाँ पर देखिए रेंगमा यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। काफी सारे लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं रेंगबा, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। रेंगमा जनजाति जो है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है नागालैंड से। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर बोंडा जो है ये मुंडा नृत्य जातीय समूह से संबंध रखता है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग ध्यान से देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर इदुक्की बांध की बात कर रहा है, आप सभी लोग ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इदुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इदुक्की बांध जो है ये दोस्तों पेरियार नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और नेमास्थान, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट है, पेरियार। और हीराकुंड बांध जो है, आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, हीराकुंड बांध जो है महानदी पर निर्मित है। कहां पर दोस्तों? यहाँ महानदी जो है ये यहाँ पर क्या स्थित है? हीराकुंड बांध, आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिए, हीराकुंड बांध। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतरराष्ट्रीय संधि है? तो दोस्तों यहाँ पर यदि बात करें राइट आंसर की, तो आप सभी लोग पहले बताने का प्रयास कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बताएं, जितने भी लोगों ने क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्योटो प्रोटोकॉल यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्नवास दत्तम किसने लिखा था? बताइए प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्नवास दत्तम किसने लिखा था? दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या है? भास। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्नवास दत्तम जो है ये भास जी ने लिखा था। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी वैक्स द्वारा जो है किए गए अंकुश मानवीय कार्य के लिए प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम, एक वित्तीय वर्ष सभी को जान लेना चाहिए कब से कब तक माना जाता है। एक वित्तीय वर्ष दोस्तों आपका 31 मार्च से 1 अप्रैल तक माना जाता है। ठीक है, आप सभी लोग ध्यान में रखिए, नया जो वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से कब तक माना जाता है?
1 अप्रैल से स्टार्ट होता है वित्तीय वर्ष और 31 मार्च को जाकर आपका वित्तीय वर्ष खत्म होता है। तो आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो कभी भी आपसे ऐसा प्रश्न अभी पूछा जाए कि एक वित्तीय वर्ष कब तक माना जाता है, तो एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वैक्स द्वारा किए गए अकुशल मानवीय कार्य के लिए प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटी शुदा पारिश्रमिक आधारित रोजगार प्रदान करना भारत सरकार के किस प्रमुख कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी है जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मनरेगा। ठीक है, मनरेगा। इसे पहले क्या 2006 में जब ये लॉन्च किया गया था पहली बार ये कार्यक्रम, तो इसे नरेगा कहा जाता था। लेकिन नरेगा का नाम जो है पहले जो है 2006 में जब इसे लॉन्च किया गया था तो क्या कहा जाता था दोस्तों, नरेगा। और ये 2006 में ये परियोजना जो है लॉन्च की गई और 2009 में इसका नामकरण जब बदला गया, नाम बदला गया, तो 2009 में इसका नाम क्या हो गया दोस्तों, मनरेगा। तो आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिए, ये जो है मनरेगा से संबंध रखता है। तो ठीक है, आप सभी लोग ध्यान में रखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, भारत की जो कोर सेक्टर है उसमें क्या शामिल नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों भारत की कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में क्या शामिल नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर कोर सेक्टर में बताइए क्या शामिल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कच्चा तेल, उर्वरक और सीमेंट ये तीनों तो शामिल है, लेकिन ये चीनी जो है ये आपका कोर सेक्टर में नहीं शामिल है। चीनी कौन से सेक्टर में शामिल है, ये आपका कोर सेक्टर में शामिल नहीं है, तो इसकी मीलें अलग हैं। ठीक है, कोर सेक्टर में जो शामिल है उसमें प्रमुख क्या है, कच्चा तेल, उर्वरक और सीमेंट, और इसके अलावा जैसे विद्युत उत्पादन हो गया और स्टील उत्पादन हो गया। ठीक है, ये सब जो है इसमें शामिल है। कोर सेक्टर में स्टील उत्पादन हो गया, विद्युत उत्पादन हो गया, कोयला उत्पादन हो गया, कच्चा तेल आपका दिया ही है यहाँ पे, प्राकृतिक गैस हो गया। ठीक है, और बाकी उर्वरक तो दिया है, सीमेंट दिया है। तो ये सब चीजें जो है कोर सेक्टर में संबंध रखती हैं। चीनी आपका यहाँ पर कोर सेक्टर में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, अनुसंविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी करता है। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 32, आप सभी लोग ध्यान में रखिए, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जो है भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। चलिए, हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। तो हार्ड डिस्क जो होती है दोस्तों वो द्वितीय स्टोरेज डिवाइस है। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान में रखिए, ऑप्शन नंबर आपका जो डी वाला है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हार्ड डिस्क जो है दोस्तों मैग्नेटिक डिस्क का एक प्रकार है, मैग्नेटिक डिस्क का भी एक प्रकार इसे कह सकते हैं आप। अफ्रीका में क्यूटोरियो जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। अफ्रीका में क्यूटोरियो जलप्रपात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ये जलप्रपात है, किस नदी पर स्थित है। तो अफ्रीका में क्यूटोरियो जो जलप्रपात है दोस्तों ये स्थित है जेम्बेजी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1 पेटाबाइट होता है, तो देखिए 1 पेटाबाइट आपका कितने के बराबर होता है, 1024 TB, 1024 KB या 1024 MB के बराबर, या आपका 1024 GB के बराबर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए 1024 KB जो है ये 1 MB के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 1024 जो है 1 MB के बराबर होता है। और यहाँ पर यदि बात करें 1024 MB की, तो 1024 MB जो होता है वो 1 GB के बराबर होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान में रखिए, यहाँ पर जो है 1024 TB जो है ये किसके बराबर होता है, 1 पेटाबाइट के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर जितने भी लोगों ने ए बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1024 TB।
कंप्यूटर शब्दावली में CLI का संपूर्ण रूप क्या है, मतलब पूरा रूप क्या है, तो CLI का पूरा रूप बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कमांड लाइन इंटरफेस, यहाँ पर जितने भी लोग बता रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 17 नंबर प्रश्न आप सभी लोग ध्यान से देखिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर सी वाला आप सभी लोग देख लीजिए अच्छे से। निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन से अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किए गए हैं, तो अनुच्छेद 169 मतलब अनुच्छेद 169 में ये प्रावधान किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर आप सभी लोग देख लीजिए, बी वाला यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का पहला वायसराय कौन बना, तो भारत का पहला वायसराय आप सभी को मैंने बहुत से अपने पहले की क्लास में मैंने बताया है कि भारत का पहला वायसराय जो है दोस्तों वो आपका बना ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी लोग देख लीजिए, यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग जो था ये भारत का पहला वायसराय था। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सन 1858 ईस्वी में जो है 1858 के अधिनियम में क्या है कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम, इस नाम से भी इसे जानते हैं वायसराय को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो जितने भी लोगों ने बताया है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया था, तो हंटर समिति जितने भी लोगों ने बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और मैं आपको इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, आप सभी लोग ध्यान में रखिए। दीनबंधु जो है, दीनबंधु CF एंड्रूज ने जो है इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या, ये चीज बताया। किसने दोस्तों, आप सभी लोग उनका नाम ध्यान में रखिए। दीनबंधु जो है, दीनबंधु CF एंड्रूज, तो आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिए। तो ये नाम आप सभी को ध्यान में रखना है, दीनबंधु CF एंड्रूज। इन्होंने जो है क्या बताया कि हत्याकांड को जो है जानबूझकर किया गया है। चलिए काकतीय वंश राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। हिंदी में यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों यहाँ पर यदि बात करें राइट आंसर की, तो ये है दोस्तों दिल्ली सल्तनत। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत जो है काकतीय राजवंश का अंत जो है दिल्ली सल्तनत द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला 2, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जितने भी लोग बता रहे हैं वो लोग बिल्कुल राइट हो जाएंगे। एशिया का सबसे बड़ा टर्मिनस कौन सा है बताइए। एशिया का सबसे बड़ा टर्मिनस कौन सा है, तो यदि बात करें एशिया का सबसे बड़ा टर्मिनस कौन सा है, तो यहां पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया है वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। एशिया का सबसे बड़ा टर्मिनस जो है चेन्नई में स्थित है। ठीक है, तो चेन्नई में स्थित चेन्नई मोप्सिफ बस टर्मिनस, तो यहां पर चेन्नई में स्थित मोम्सिस बस टर्मिनस जो है पूरे एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनस है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिए। बस टर्मिनस का मतलब आप लोग ये भी कह सकते हैं, बस स्टेशन उसे कह सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा बस स्टेशन जो है वो कैम्बोड़ा कैंपेगोड़ा यहाँ पर आपका जो है, जो कि कहाँ पड़ता है, कैंपेगोड़ा, ये बेंगलुरु में पड़ता है। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान में रखिए, ये सब साउथ भारत के शहर हैं, तो आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है।
दोस्तों इसी के साथ जो है आज की ये क्लास आपकी यहीं पर खत्म होती है। तो जितने भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ज्योतिष। तो मिलते हैं अपने किसी अन्य वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। और आज की ये क्लास जो है आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।